नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण जन जागरूकता की श्रृंखला में एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के सभी जिला में, सभी अंचलों में, सभी राजस्व ग्रामों में सर्वेक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा चुका है। और उस स्थिति में रैयतों के द्वारा फॉर्म भी भरा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे रैयत कन्फ्यूजन में हैं और उनके कुछ समस्याएं भी हैं। तो समस्याओं के समाधान हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं लिखित तौर पे। उनके द्वारा एक पुस्तिका लॉन्च की गई है, उसमें उन्होंने रूल बताया है कि किस तरह से समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो चलिए उस कड़ी में आज हमारा जो टॉपिक है कि उत्तराधिकार से संबंधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और बिहार टेनेंसी एक्ट 1885 के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला है उसके रिगार्डिंग सारे कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। तो चलिए पहला पॉइंट जो है, मेरा पहला पॉइंट है उत्तराधिकार से संबंधित, है ना, कि मौरूसी या पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा नहीं देने पर उत्पन्न विवाद की स्थिति। अगर संपत्ति मौरूसी हो या पैतृक हो, खतियानी जमीन हो या फिर दादा परदादा के नाम से कैवाला हो, उस स्थिति में बेटी के द्वारा हिस्सा मांगा जाता है और विवाद हो, तो उस स्थिति में देखिए क्या किया जाएगा। जो नियम कहता है, नियम यह कहता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैतृक संपत्ति में बेटी को बराबर का हिस्सेदार माना गया है। हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 का संशोधन किया गया है 2005 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उसमें बोला गया है कि बेटी को बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा। और यदि खाता निर्माण के समय विवाद की स्थिति हो, अगर बहन बेटी नहीं मांगती हैं तो डेट मीन्स कि अविवादित है, तो खाता भाइयों के नाम से खुल जाएगा। लेकिन अगर बेटी हिस्सा मांगती है तो आपको उसको हिस्सा देना पड़ेगा। तो खाता निर्माण के समय में अविवादित वंशावली के आधार पे मूल रैयत के सभी वंशजों का खाता खुलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट है ये। और उच्चतम न्यायालय का एक संशोधन था 2005 में, वो भी मैंने बता दिया। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट जो है मेरा कि बुआ या बहन के संतान द्वारा, है ना, बुआ भी आपके घर की बेटी होती है, बहन भी होती है आपके, है ना, तो संतान द्वारा पैतृक संपत्ति पर दावा करने की स्थिति में कि पहले से बंटवारा हो चुका है और अब जो है उनके बच्चों के द्वारा डिमांड किया जा रहा है कि हमें भी जमीन चाहिए, तो उस स्थिति में देखिए फिर से बोला गया कि बेटी को बराबर का हिस्सेदार माना गया है। तो खाता निर्माण के समय विवाद हो तो अविवादित वंशावली के आधार पर मूल रैयत के सभी वंशजों का खाता खुलेगा। मतलब खाता खोलना है इस स्थिति में, ये आपका नियम कहता है। ठीक है, सेम है 2005 में संशोधन जो किया गया 1956 का हिंदू अधिकार अधिनियम को, और उसी कानून के अंतर्गत ये बनाया गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दो शादियां कर लेते हैं। तो उस स्थिति में देखिए बोला गया है कि किसी व्यक्ति या पत्नी के दो शादी तथा उनके संतानों के बीच उत्पन्न विवाद की स्थिति, तो इसका सुझाव जो दिया गया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के वैध या अवैध पत्नियों के संतान वैध होते हैं। अगर वैध पत्नी है, अवैध पत्नी है, तो जो भी संतान होंगे वो हमेशा वैलिड होंगे, वैध माने जाएंगे। तो अगर उन संतानों के बीच बंटवारा नहीं है तो सभी संतानों, अवैध पत्नी के संतानों सहित एवं उनके वैध पत्नी के नाम संयुक्त खाता खुलेगा। सभी संतानों के नाम से खाता खुलेगा और उनके वैध पत्नी के नाम से भी संयुक्त खाता खुलेगा। ठीक है, चलिए ये भी आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आप पढ़ेंगे 1956 का, तो धारा 5, 6, 7 में इसका उल्लेख किया गया है ना। चौथा पॉइंट हम बताने वाले हैं आपको कि संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पर विवाद की स्थिति में, जैसे होता क्या था कि 4 भाई हैं, बड़े भाई के नाम से जमीन खरीदाया गया, संयुक्त है, सारा परिवार संयुक्त है, और बड़े भाई के नाम से खरीद दिया या किसी व्यक्ति के नाम से, छोटे भाई मंझले भाई के नाम से जमीन खरीदा गया और उसके बीच बाद बंटवारा की स्थिति में विवाद हो रहा है। तो उस स्थिति में जो सुझाव दिया गया है विभाग द्वारा, तो वो है देखिए, संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष के नाम खरीदी गई संपत्ति पर अगर दखल कब्जा व्यक्ति विशेष या उसके वंशजों का हो तो उसके नाम से खाता खुलेगा। ठीक है, परंतु यदि पारिवारिक बंटवारानामा में वह भूमि क्रेता के वंशजों एवं क्रेता को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्य के हिस्सों में, तो खाता उसके नाम से खुलेगा। ठीक है, साथ ही सिविल न्यायालय द्वारा स्थापित बंटवारा हो तो उसके अनुसार भी खाता
खुल सकता है। तो इसका कहना है कि जिस व्यक्ति के नाम से संपत्ति है, कैवाला है, खरीदा गया है, उस व्यक्ति के वंशज के नाम से खाता खुलेगा और कब्जा भी है। लेकिन यदि बंटवारा कर दिया गया है, बंटवारा में अन्य सदस्यों का भी जिक्र है, तो उस स्थिति में सारे व्यक्तियों के नाम से खाता खुलेगा। और चाहे तो आप न्यायालय के द्वारा बंटवारा भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लगभग हर एक घर में, हर एक गांव में ऐसा सिचुएशन आ ही जाता है कि मतलब आज बड़े भाई के नाम से कैवाला किया गया और आज उनके बच्चों के द्वारा वो हिस्सा नहीं दिया जाता है। तो यदि बंटवारा किया गया है तो वो खाता खुलेगा। ठीक है, चलिए अब हम 5वां पॉइंट लेकर आ रहे हैं आपका कि नाबालिग व्यक्ति द्वारा संपत्ति बेचने की स्थिति में, अगर व्यक्ति नाबालिग हो तो उस स्थिति में क्या करना है। नाबालिग व्यक्ति द्वारा बेची गई संपत्ति अवैध है, क्योंकि नाबालिग है, मतलब 18 वर्ष से कम के बच्चों के द्वारा बेची गई संपत्ति हमेशा अवैध होता है। परंतु सिविल न्यायालय द्वारा उस दस्तावेज को नाबालिग द्वारा बेचा गया है, यह तथ्य स्थापित होना चाहिए। जो भी कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, वो इस बात को रखे कि जो भी विक्रेता है वो नाबालिग है। तो ये किस नियम में कहा गया है, तो रजिस्ट्रीकरण की धारा 2 उपकंडिका 8 एवं भारतीय बालिग अधिनियम की धारा 3 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए एक और बात मैं बताने वाला हूं आपको कि खतियानी रैयत के नाम 4 पुत्र हैं। अब 3 पुत्र संयुक्त रूप से खेती करते हैं और एक पुत्र जो है गांव से बाहर रहता है। गांव में मतलब है संपत्ति है खतियानी रैयत का, 3 पुत्र गांव में खेती कर रहे हैं और एक पुत्र बाहर है। तब खाता का निर्माण संयुक्त रूप से होगा या नहीं होगा। तो देखिए, एक हिस्सेदार का कब्जा, सभी हिस्सेदार का कब्जा माना जाता है। चारों पुत्र के नाम से वो रहेगा, खाता खुलेगा। और ये आपको बिहार टेनेंसी एक्ट, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 20 में इसका उल्लेख किया गया है। और एक केस भी हुआ था आपका तारकेश्वर प्रसाद बनाम ननको 1959 में, बिहार लॉ जर्नल रिपोर्ट्स 209 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक और केस मैं बताने वाला हूं आपको, वो देख लीजिए आपका संयुक्त परिवार में नाबल्द व्यक्ति के हिस्सा पर परिवार के किसी एक व्यक्ति द्वारा अपना दावा करने की स्थिति में। नाबल्द व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे हर एक गांव में लगभग ये सिचुएशन आता है कि किसी व्यक्ति के 4 पुत्र हैं और एक पुत्र जो है वो नाबल्द है, तो उस स्थिति में उसका हिस्सा किसको जाएगा। तो देखिए, जो आपका है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में इसका उल्लेख है कि संयुक्त परिवार में नाबल्द व्यक्ति का हिस्सा पर संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हिस्सा होगा। परंतु बंटवारानामा संयुक्त परिवार के किसी एक या अधिक सदस्य के नाम से नाबल्द का हिस्सा दिखाता है तो उसके नाम से खाता खुलेगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि सभी सदस्यों का बराबर का हिस्सा होगा। नाबल्द व्यक्ति का मान लीजिए कि 20 डिसमिल का है, 15 डिसमिल बट गया है और 5 डिसमिल जो है वो नाबल्द व्यक्ति का था। तो वो 5 डिसमिल पे आपका जो भी 3 हैं, 4 भाई थे, एक नाबल्द है, 3 है, वो 5 डिसमिल वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन यदि बंटवारानामा में उल्लेख हो कि ये नाबल्द व्यक्ति का हिस्सा फलाने व्यक्ति के हिस्सा में जाएगा, तो उस व्यक्ति के नाम से वो जमीन का खाता खुलेगा। यही है आपका। ठीक है, एक और केस में लेकर आ रहा हूँ आपको, वो देखेंगे आप कि मूल रैयत के दूर के रिश्तेदार से जमीन को लिखवाकर उक्त जमीन पर दावा करने की स्थिति में। अब देखिए, जमीन तो लिखवा लिया गया है मूल रैयत के, तो उसी स्थिति में क्या करना है आपको। देखिए, कैवाला तो लिखाया गया है, रजिस्ट्री उसका हुआ है, लेकिन जब तक न्यायालय द्वारा उसको अवैध नहीं ठहराया जाता है, मतलब इनवैलिड नहीं करार दिया जाता है न्यायालय द्वारा, तो उस कैवाला को वैध माना जाएगा और खाता कैवालाधारी के नाम से खुलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई व्यक्ति आते हैं, कोई रैयत, कि हमारे पिताजी का संपत्ति है और उनका तो फूफा का लड़का बेचा है ज़मीन, तो ऐसे केस में ज़मीन तो बिका ना, रजिस्ट्री हुआ उसका, ज़मीन बिका, लेकिन आप चाहें तो उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं मामला को कि किस तरीके से बेचा गया। कोर्ट जो फैसला देगा उसके आधार पे यदि अवैध नहीं ठहराया जाएगा न्यायालय के द्वारा, तो कैवालाधारी जो कैवाला था, जो खरीदा था ज़मीन, उस व्यक्ति के नाम से खाता खुलेगा। और एक और केस में लेकर आ रहा हूँ आपको बीच। देखिए, संयुक्त परिवार के मुखिया द्वारा अपनी दूसरी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति के बंटवारे में उत्पन्न विवाद की स्थिति में।
संयुक्त परिवार का मुखिया कोई होता है, बड़ा भाई या छोटा भाई, जो भी किसी एक को मालिक बना दिया जाता है और दूसरी पत्नी के नाम पे खरीदा गया संपत्ति, वो अपनी पत्नी के नाम पे संपत्ति खरीदता है, तो उस स्थिति में बंटवारा में उत्पन्न विवाद की स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो देखिए, संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष के नाम खरीदी गई संपत्ति पर अगर दखल कब्जा व्यक्ति विशेष या उसके वंशज का हो तो उसके नाम से खाता खुलेगा, ठीक है। परंतु यदि पारिवारिक बंटवारा नामा में वह भूमि क्रेता के वंशजों एवं क्रेता को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों के हिस्सों में हो तो खाता उसके नाम से खुलेगा। मतलब कि सेम केस है आपका, पत्नी के नाम से था, उसके वंशज के नाम से खाता खुलेगा, लेकिन अगर बंटवारा में ये लिखित है कि ये जमीन का हिस्सा उसके नाम से जाएगा तो वो खाता उसके नाम से खुलेगा। ये भी आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसी तरह से और भी आपका केस है, बहुत सारे लोग जाली कागजात बनाते हैं। तो जाली कागजात आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो जाली कागजात को डिफाइन करने का आपका न्यायालय है। न्यायालय अगर कर देता है कि नहीं कागजात जाली है तो अवैध है वो, ठीक है। तो देखिए एक केस है, मतलब मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। जाली वसीयत या कागजात बनाकर अपने ही परिवार की संपत्ति पर दावा करने की स्थिति में, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जाली वसीयत बना लिए और बोले कि ये हमारे पिताजी का साइन है या पिताजी का अंगूठा का सिग्नेचर है, मतलब कब्जा करने की बात आती है, वो ज़मीन पर दावा करते हैं। उस स्थिति में क्या करना है कि जाली वसीयत या कागजात को सिविल न्यायालय द्वारा अथवा जिस कार्यालय से वह वसीयत या कागजात निर्गत बताया गया हो उस कार्यालय द्वारा अवैध बताया गया हो तभी वह अवैध है। मतलब आप तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जिस भी कार्यालय से, मतलब वो जहाँ से भी आपका निर्गत किया गया है, चाहे वो रजिस्ट्री से हो या फिर वसीयतनामा बनता है नोटरी वगैरह से, तो उससे आपको सत्यापित करना होगा। और नहीं तो आप कोर्ट में केस कीजिए, उसका केस का जो फैसला आएगा, फाइनल डिसीजन आएगा, अगर अवैध है तो डेट मीन्स कि वो अवैध रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की कड़ी में हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। और उत्तराधिकार से संबंधित ये सारे नियम मैं आपको बताया हूँ, और आगे भी मैं और भी ज़मीन संबंधित समस्याओं को लेकर आऊँगा। बकास्त भूमि के बारे में बताऊँगा, सरकारी भूमि बकास्त हो गया, सरकारी भूमि हो गया, गैर मजरूआ आम हो गया, कैसरी हिंद की भूमि हो गई, गैर मजरूआ मालिक भूमि हो गई, उसके बारे में भी मैं आपके समक्ष वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।